तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। वैसे तो आप ये चैप्टर छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, बट फिर भी 10th क्लास में हमें इसे थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लों की। अम्ल जो होते हैं इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल ये खट्टे होते हैं। जैसे नींबू जो होता है, नींबू के अंदर भी एक अम्ल होता है, इसलिए उसका स्वाद खट्टा होता है। तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। बेसिकली अम्ल और क्षारक होते क्या हैं, या लवण भी क्या होते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण तीनों ही रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तीनों ही रासायनिक विलयन बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तीनों ही रासायनिक विलयन होते हैं जिनकी कुछ अलग अलग गुणधर्म होते हैं, वो अभी हम गुण वगैरह पढ़ेंगे। तो अम्ल का गुण जो है ये भौतिक गुण हम पढ़ रहे हैं, यानी कि बाहर से उसका स्वाद कैसा है, इस तरीके का रंग कैसा होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं स्वाद में। साथ में लिटमस पत्र के बारे में आप जानते होंगे। अगर लिटमस पत्र के बारे में आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। लिटमस पत्र जो होता है एक तरीके का सूचक होता है। सूचक का मतलब है किसी भी विलयन के अंदर एक अम्लीय पदार्थ है या एक क्षारकीय पदार्थ है, वो ये हमें बताता है, ठीक है। सूचक का काम है कि किसी भी विलयन के बारे में हमें बताएगा कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं, अम्लीय है या क्षारकीय है। तो लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है, वैसे तो ये एक पौधे से लिए जाते हैं जिसका नाम होता है लिचन। इनका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, लेकिन लिटमस पत्र को 2 रंगों में डिवाइड करके यानी कि विभाजित करके रखा जाता है। 2 रंग होते हैं, जैसे लाल होता है एक, और एक होता है नीला रंग, ठीक है। एक रंग होता है लाल, एक रंग होता है नीला। दोनों ही अम्ल और क्षारक की उपस्थिति जानने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित करते हैं? लाल में परिवर्तित करते हैं। और एक चीज़ और, अच्छा, जल में घुलने पर अम्ल जो होते हैं जल में घुलने पर हमेशा H+ आयन देते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभी आने वाली जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बहुत बार आएगा, ठीक है। तो अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में मिलने पर, जलीय विलयन के मतलब हो गया जल में मिलने पर कौन सा आयन छोड़ते हैं? H+ आयन छोड़ते हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं क्षारकों की। क्षारक जो होते हैं क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। क्षारक स्वाद में बड़े कड़वे होते हैं। कड़वे होने के साथ साथ ये लिटमस पत्र यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित करेंगे? नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करेंगे। और जल में मिलने पर ये हमेशा OH- आयन छोड़ेंगे, ठीक है। कौन सा आयन छोड़ेंगे? OH- आयन। इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। इसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि अम्ल जो होंगे वो खट्टे होंगे स्वाद में। नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित करेंगे। कौन सा आयन छोड़ेंगे जल में मिलने पर? H+ आयन छोड़ेंगे। वहीं दूसरी बात करते हैं क्षारकों की। क्षारकों का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करते हैं, और कौन सा आयन छोड़ते हैं? OH- आयन छोड़ते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं लवण की। लवण जो होते हैं कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक अम्ल और एक क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं, या अम्ल या क्षारक जो होते हैं जब किसी भी चीज़ से अभिक्रिया करेंगे तो वो हमेशा एक लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इतना बहुत है अभी लवण के बारे में। बाकी अभी लवण के बारे में पूरा आगे चैप्टर में पढ़ा है बहुत सारा, तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो इनके भौतिक गुणधर्म हो गए। अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुणधर्मों की, ठीक है। अब हमने भौतिक गुणधर्म देख लिए कि भौतिक क्या क्या करते हैं वो। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके। अच्छा, रासायनिक गुणधर्म से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। जैसे मतलब इस तरीके से होता है, जैसे मान लो 2 तरीके के आपके अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। जो जलीय विलयन में मिलने पर जितने ज़्यादा H+ आयन छोड़ता है वो प्रबल अम्ल होता है। जो जलीय विलयन में घुलने पर जितने कम H+ आयन छोड़ेगा वो दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, दुर्बल का मतलब होता है वीक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जो जल में मिलने पर ज़्यादा H+ आयन छोड़ेगा। अगर कोई भी एक अम्ल जल में मिलने पर ज़्यादा H+ आयन छोड़ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा अम्ल माना जाएगा? प्रबल अम्ल माना जाएगा। और जल में मिलने पर अगर कोई अम्ल, ठीक है, कम आयन छोड़ रहा है तो उसे हम दुर्बल अम्ल बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेम चीज़ क्षारकों के लिए भी होती है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पर आयन कौन सा होता है? वहाँ OH- आयन होता है। जो जितने ज़्यादा OH- आयन छोड़ेगा वो उतना ज़्यादा प्रबल क्षारक होगा। जो जितने कम OH- आयन छोड़ेगा वो उतना कम यानी कि दुर्बल क्षारक होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण क्या होते हैं अब हम देखते हैं आगे।
रासायनिक गुणों का मतलब है बेसिकली कि सिंपल सी बात है कि अम्ल या क्षारक किस किस से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने पर क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं अम्ल के बारे में, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के जो रासायनिक गुण होते हैं, इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया होती है अम्ल के साथ सबसे पहली अभिक्रिया होती है धातु। ठीक है, अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं हमेशा, एक अम्ल और एक धातु हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, एक अम्ल और एक धातु, जब एक अम्ल और धातु जुड़ते हैं तो यहाँ से एक लवण का निर्माण होता है, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो निकलती है। ठीक है, तो एक अम्ल और एक धातु जब जोड़ेंगे तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। सेम रिएक्शन से में अभिक्रिया क्षारक के साथ भी होती है, जब एक क्षारक और एक धातु जुड़ते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो अम्ल जो होंगे, जैसे अम्ल हम ले लेते हैं HCl के अंदर अगर हम डाल दें कोई भी Na डाल देते हैं, यानी कि सोडियम डाल देते हैं, तो सोडियम डलने पर ये बनाएगा NaCl जो एक लवण होगा। ठीक है, ये एक लवण होगा, लवण बनने के साथ साथ यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति जानने के लिए हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है पॉप टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब भी एक अम्ल और एक धातु जब जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो अब HCl और Na यानी कि एक धातु हो गई और एक अम्ल हो गया, एक अम्ल जो होगा और Na जो होगा यानी कि धातु जो होगी, दोनों ने मिलकर एक लवण बना दिया NaCl, जिसको हम घर में खाते भी हैं, वो NaCl ही होता है जो घर में हम नमक खाते हैं, और साथ में जो हाइड्रोजन होती है वो यहाँ से निकल जाती है। अब इस हाइड्रोजन की उपस्थिति के लिए मैंने बोला कि हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है पॉप टेस्ट। अब ये पॉप टेस्ट क्या है, देखो पॉप टेस्ट के अंदर एक धातु और एक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है। धातु जो ली जाती है वो जिंक होती है, जिंक के साथ जो अम्ल लिया जाता है वो होता है H2SO4। अभिक्रिया ऐसे की जाती है कि H2SO4 को हम एक बर्तन में लेते हैं। ठीक है, एक बर्तन में लेते हैं, उस बर्तन को हम हीट करते हैं, उस बर्तन के अंदर हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। जब हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तो वहाँ से बुलबुले उठने लगते हैं। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर से बुलबुले उठने लगते हैं। ये डायग्राम है आपकी बुक में, आप डायग्राम देख लेना, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब हमने लिया, इसके अंदर जब हमने जिंक डाला तो यहाँ से जो लवण बनेगा वो होगा ZnSO4 जिसका नाम होगा जिंक सल्फेट। ठीक है, धातु और एक अम्ल, धातु और एक अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब देखो जो डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसे बना होगा। यहाँ से आपने इसको हीट किया, इसमें आपने जिंक के कुछ टुकड़े डाले, इस तरीके से एक ट्यूब बाहर निकाल रखी होगी, इसे हम परख नली बोलेंगे। इस परख नली को साबुन के एक विलेन में डाल रखा होगा और यहाँ से आपको बुलबुले निकलते हुए इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो जब ये बुलबुले जो होते हैं, ये बुलबुले कौन सी गैस के होते हैं, ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएं कि ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के ही हैं, तो ये पता लगता है हमें मोमबत्ती से। हम जब मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास लेके आते हैं, अगर आप इन बुलबुलों के पास आप एक मोमबत्ती ले आओगे तो जो मोमबत्ती होगी वो कौन सी ध्वनि के साथ जलेगी, पॉप ध्वनि के साथ जलेगी। ठीक है, जब वो जलेगी तो कैसी ध्वनि आएगी, पॉप की ध्वनि आएगी, इसीलिए इस टेस्ट का नाम होता है पॉप टेस्ट। ठीक है, तो पॉप टेस्ट किस गैस की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति जानने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में होता क्या है, हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन सी धातु डालते हैं, जिंक डालते हैं। जिंक डालने पर लवण कौन सा बनता है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनता है। जब हम इसमें ZnSO4 डालते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो इस परख नली के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, साबुन के सोल्यूशन में जाते हैं, साबुन के विलेन में जाते हैं। साबुन के विलेन से वो बड़े बड़े बुलबुले निकलने लगते हैं। इन बुलबुलों के पास जब हम मोमबत्ती लाते हैं तो मोमबत्ती जो होती है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, और इसी चीज़ से हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यही आपका पॉप टेस्ट होता है, और यहीं से हमारा जो पहला अम्लों का जो पहला रासायनिक गुण होता है वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्लों के दूसरे रासायनिक गुण के बारे में। तो ये पॉप टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉप टेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पॉप टेस्ट कौन सी गैस के लिए जाना जाता है, मतलब कौन सी गैस की उपस्थिति चेक करने के लिए बताया जाता है। तो आप सिंपल सी बात है बोल दोगे कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति जानते हैं हम पॉप टेस्ट से, या फिर पूछते हैं कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के लिए कौन सा टेस्ट जाना जाता है, तो पॉप टेस्ट हो गया। वो पॉप टेस्ट को पूरा वर्णन करके दिखा दो, तो वर्णन करने में आप बोलोगे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हमने, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने अभिक्रिया कराई, वहाँ से बुलबुले वगैरह निकले और उन
हाइड्रोजन बुलबुलों के पास जब हम मोमबत्ती लेके गए तो वो पॉप की ध्वनि के साथ जली। वहाँ से कंफर्म हो गया कि वहाँ पर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, तो पहला हमारा जो रासायनिक गुण है वो खत्म हो गया। अब हम करेंगे दूसरा रासायनिक गुण। दूसरे रासायनिक गुण में जो अम्लों की अभिक्रिया होती है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ होती है। ठीक है, किसके साथ होती है? धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट के बारे में आप जानते हो, CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं। दूसरी अभिक्रिया किसके साथ होती है? धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HCO3। ठीक है, तो जब भी एक अम्ल और एक धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होती है, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। तो अम्ल और एक धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की जब अभिक्रिया होती है तो हमें मिलता है एक लवण, लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में जल। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ में जल मिलेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अम्ल कौन सा लें? धातु कार्बोनेट हम CO3। ठीक है, तो अम्ल कौन सा लें? जैसे Na2CO3 ले लेते हैं। धातु कार्बोनेट हो गई Na2CO3। ठीक है, और अम्ल हम ले लेते हैं आपका HCl। ठीक है, तो HCl यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी, एक मिनट, धातु कार्बोनेट हमने गलत तो नहीं लिया? धातु कार्बोनेट Na2CO3 बिल्कुल ठीक है, अम्ल भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया होने पर ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl होगा और NaCl के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और साथ में जल भी निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी एक धातु कार्बोनेट एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो एक लवण बनाएगी, लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और उसके साथ जल का भी निर्माण होगा। ठीक है, आप इसको संतुलित कर लो, ये 2NaCl हो जाएगा, यहाँ पर 2HCl बन जाएगा। ठीक है, ऐसी ही सेम अभिक्रिया बिल्कुल बाइकार्बोनेट के साथ होती है। बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों? क्योंकि कार्बोनेट के साथ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। इसी तरीके से हम इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2HCO3। इस बार क्या लिखेंगे? Na2HCO3। Na2HCO3 के अंदर जब हम HCl डालेंगे तो आपको इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम रिएक्शन होगा। NaCl बनेगा, यहाँ से NaCl बन गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और जल का भी निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अच्छा, अभी हमने पिछले वाले इसके गुण में हमने पढ़ा था कि एक पॉप टेस्ट हम कराते हैं। तो सेम टेस्ट यहाँ पर भी किया जाता है, लेकिन उसका टेस्ट का नाम अलग है। चूने के पानी का टेस्ट बोलते हैं हम उसे। ठीक है, चूने के पानी का टेस्ट। उसमें क्या होता है? चूने का जो पानी होता है, चूने के पानी के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं या फिर बिना बुझे हुए चूने के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जब हम CO2 प्रवाहित कराते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली जो गैस हमें एक अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया से प्राप्त होती है, उस गैस को जब हम चूने के पानी से प्रवाहित कराते हैं तो प्रवाहित कराने पर वो एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनाती है। ये रिएक्शन देखो जाना पहचाना सा है। ये रिएक्शन वो है, ये अभिक्रिया वो है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि दीवारों के ऊपर चमक कैसे आती है। ठीक है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि हम जब दीवारों के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना लगाते हैं, तो 1-2 दिन बाद जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उसके साथ ये अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रंग होता है ये सफ़ेद रंग होता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है, अच्छा इसके साथ जल का भी निर्माण होता है। यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है कि जब भी हम चूने के पानी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट तक प्रवाहित कराएंगे, एक लिमिट होती है इसकी, ठीक है, एक सीमा होती है, एक लिमिट तक जब हम इसको प्रवाहित कराएंगे तो ये एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बना के देगा। इस सफ़ेद रंग के अवक्षेप के बनने के साथ ही ये जो चूने का पानी होगा इसका रंग दूधिया हो जाएगा। ठीक है, इसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, कि अगर आपने चूने के पानी के अंदर से, या चूने के पानी का टेस्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर से जब हम एक सीमा तक यानी कि एक लिमिट तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। अच्छा, अवक्षेप क्या होता है? जो जल के अंदर कभी नहीं घुलता। ठीक है, अघुलनशील होता है। तो एक सफ़ेद रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप के निर्माण के साथ जल का भी निर्माण होता है और इस सफ़ेद रंग के अवक्षेप के निर्माण के कारण
ये जो चूने का पानी होता है इसका रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो हमने एक तो ये तो हम एक सीमा तक दे रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, अब मान लो कि हम इसको बिल्कुल देते जा रहे हैं, मतलब हमने ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो जब आप इसको ज़्यादा मात्रा में दोगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में दोगे तो वो इसके साथ अभिक्रिया करेगी। क्यों अभिक्रिया करेगी इसके साथ क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने इसको तो पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड दे दी थी। कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ये एक बीकर है या कुछ भी है, इसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, यहाँ पर हमने CO2 डाल दिया, तो इसी के अंदर तो ये चीज़ बनेगी ना। आपने एक टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड दी तो इसके अंदर पहले ये चीज़ बन गई, अब आप इसी में तो कार्बन डाइऑक्साइड दोगे ना, तो इसी के साथ अभिक्रिया करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और जो इसका दूधिया रंग होगा वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ ही जो इसका दूधिया रंग होगा वो क्या चला जाएगा? गायब हो जाएगा। तो चूने के पानी का जो हमारी अभिक्रियाएं हैं वो ये दोनों होती हैं। आपसे पूछा जाता है कि चूने के पानी का टेस्ट है और यदि हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में दे दी तो उस चूने के पानी के साथ क्या होता है, यानी कि उसके रंग के साथ क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप होगा। इस अवक्षेप के कारण इस चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, और दूधिया होने के साथ साथ जल का भी निर्माण होगा। और इसी के अंदर अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित कर दी तो क्या होगा? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होने के साथ साथ इसका जो दूधिया रंग आया था वो रंग भी गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा चूने के पानी का टेस्ट होता है। ये दोनों एग्जाम्पल थे इसके, और ये है चूने के पानी का टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे अम्लों के तीसरे रासायनिक गुण पर। ठीक है, तो अम्लों का जो तीसरा रासायनिक गुण होता है वो क्या है? देखो, अम्ल जो होते हैं अपने तीसरे रासायनिक गुण में, या आप ऐसे कह लो कि अपनी तीसरी अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ करते हैं? धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु ऑक्साइड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कभी भी एक धातु, जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ अगर आप ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से हमें एक धातु ऑक्साइड मिलेगी जिसे हम कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये होती है धातु ऑक्साइड। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अब देखते हैं, तो जो अम्ल होते हैं कभी भी जब एक धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर ये एक लवण का निर्माण करते हैं और साथ में जल का निर्माण करते हैं। अब देखो, ये रिएक्शन जो है, ये अभिक्रिया जो है, ये थोड़ी सी जानी पहचानी है। ये हमने पढ़ रखी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक अम्ल और एक क्षारक जब भी जुड़ते हैं तो वो हमेशा किसका निर्माण करते हैं? एक लवण का निर्माण करते हैं और साथ में जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस पूरी अभिक्रिया को, इस वाली अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? उदासीनीकरण का मतलब होता है दोनों को बराबर कर देना, संतुलित कर देना। तो एक अम्ल और एक क्षारक जब भी आपस में जुड़ते हैं, अच्छा, ये दोनों एक ही प्रवृत्ति के होने चाहिए, ये प्रबल नहीं होना चाहिए, ये दुर्बल नहीं होना चाहिए। दोनों प्रबल, या तो दोनों प्रबल हों या दोनों दुर्बल हों, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ, यानी कि जो इनकी भी ताकत है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। देखो, जैसे ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर ये अम्ल जो है वो प्रबल हो जाएगा और क्षारक जो है दुर्बल हो जाएगा, तो उस केस में ये जो लवण होगा ये उदासीन लवण नहीं होगा। ठीक है, ये अम्लीय लवण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वही जीतता है। तो इसी तरीके से अगर प्रबल अम्ल हम लेंगे और क्षारक दुर्बल हमने ले लिया तो यहाँ से जो लवण होगा वो कौन सा बन जाएगा? ये लवण जो होगा अम्लीय बन जाएगा। तो इसलिए ये दोनों ही बराबर ताकत के होने चाहिए, यानी कि अगर अम्ल जो है वो प्रबल है तो क्षारक भी प्रबल होना चाहिए, और अगर क्षारक दुर्बल है तो अम्ल भी दुर्बल होना चाहिए। उसी केस में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऊपर वाली अभिक्रिया को देखें आप और नीचे वाली अभिक्रिया को देखें, कंपेयर करते हैं। अम्ल की जगह अम्ल है, लेकिन क्षारक की जगह पर कौन आया? धातु ऑक्साइड। ठीक है, और लवण की जगह पर लवण तो है ही और जल तो है यहाँ पर। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी एक अम्ल और क्षारक जुड़ें, ठीक है, या ऐसा कह लो जब भी किसी भी अभिक्रिया में सिर्फ ये दो चीज़ें बने, अच्छा, इसके साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होने के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है, सिर्फ यही दो चीज़ें होंगी। अगर किसी भी अभिक्रिया में एक लवण और जल का निर्माण हो रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि या तो यहाँ पर कोई अम्ल होगा या कोई क्षारक होगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। देखो, यहाँ पर हमने अम्ल देखा तो सीधी सी बात है कि धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी रही होगी? क्षारकीय रही होगी। तभी तो इसने एक अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि धातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है?
क्षारकीय होती है। ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है और ये पूरा जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं ये 2-3 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड कौन सी लें? अच्छा, अम्ल हम ले लेते हैं HCl और धातु ऑक्साइड हम ले लेते हैं जो अभी हमने बनाई थी कॉपर ऑक्साइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो यहाँ से CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा। कॉपर क्लोराइड के निर्माण के साथ देखो लवण बन गया, लवण के साथ क्या बनता है? हमेशा जल तो बनता ही है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये जो धातु ऑक्साइड होगी इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी? क्षारकीय होगी, यानी कि ये क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। तभी इसने एक अम्ल को उदासीन बना दिया, यानी कि बराबर उसकी जो ताकत थी उसे कम कर दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अम्लों के रासायनिक गुण। अब आगे करेंगे हम हमारे क्षारकों के रासायनिक गुण। तो अम्ल के अंदर हमने 3 रासायनिक अभिक्रियाएं देखी, ठीक है। अम्ल के अंदर हमने 3 रासायनिक अभिक्रियाएं देखी, लेकिन जो क्षारक होते हैं ये केवल और केवल 2 ही रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं हमें, ठीक है। केवल और केवल 2 रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, ठीक है। देखो जैसे अब बात करते हैं क्षारकों की। क्षारक, सबसे पहली अभिक्रिया तो क्षारक भी धातु के साथ ही करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी क्षारक एक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण का निर्माण करता है और साथ में कौन सी गैस का निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हम हाइड्रोजन गैस को जानने के लिए फिर से वही पॉप टेस्ट कर सकते हैं, पॉप टेस्ट बता चुका हूँ आपको। तो क्षारक और धातु मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? एक लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे हम क्षारक ले लेते हैं NaOH और धातु ले लेते हैं हम जिंक, ठीक है। जब हम यहाँ से इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास जो एक लवण बनेगा वो ऐसे बनेगा Na2ZnO2, ठीक है। इस लवण का नाम होगा सोडियम जिंकेट। क्या होगा इसका नाम? सोडियम जिंकेट, क्योंकि जिंक और सोडियम के सोडियम जो क्षारक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और धातु कौन सी ली? जिंक लिया, तो इसकी वजह से इसका जो लवण बना वो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो ऐसे की ऐसी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया हमारी क्षारकों के रासायनिक गुण में हो गई। क्षारक जो होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज़ हमने दूसरी अभिक्रिया अम्लों में पढ़ी थी कि वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन क्षारक जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम दूसरी अभिक्रिया जो देखते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ होती है। वहाँ पर हमने धातु ऑक्साइड के साथ देखी थी अम्लों में। यहाँ पर जो क्षारक अभिक्रिया करते हैं ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया ना करके अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे एक क्षारक जब एक अधातु ऑक्साइड यानी कि अधात्विक ऑक्साइड भी कुछ लोग बोलते हैं इसे, तो अगर एक क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, अच्छा अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी ऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन तो होगी लेकिन वो किसके साथ जुड़ी होगी? एक अधातु के साथ जुड़ी होगी, ठीक है। एक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और साथ में जल का निर्माण करेगा। अब देखो ये रिएक्शन फिर से देखा सा लग रहा है। अभी हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक अम्ल या एक क्षारक जब दोनों जुड़ते हैं तो वो एक लवण और एक जल का निर्माण करते हैं। मैंने बोला था कि जिसमें भी ये दोनों चीज़ें बनती हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्षारक मिल गई, तो दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ एक अम्ल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। वहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा था? वहाँ पर हमने धातु ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। और अधातु ऑक्साइड होती है यानी कि अधात्विक ऑक्साइड जो होती हैं इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इसी कारण ये क्षारक के साथ जुड़कर एक लवण और हाइड्रोजन जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने चूने के पानी वाले टेस्ट में पढ़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से अगर आप एक अधात्विक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराओगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो एक लवण होगा और साथ में जल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल याद कर लेना, बोर्ड में बहुत जगह पूछे जाते हैं। जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर में आपको एक एग्जाम्पल भी देना होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अम्लों के और क्षारकों के रासायनिक गुण। अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक अम्ल और एक क्षारक जब जुड़ता है तो एक लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है। देखो अम्ल और क्षारक जब आपस में जुड़ते हैं, इसे बुक में आपके लिखा हुआ है अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक अम्ल और एक क्षारक
जब जुड़ते हैं, एक अम्ल और एक क्षारक जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं और साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल ले लेते हैं हम HCl और क्षारक ले लेते हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हमने दोनों को लिया तो यहाँ से जो लवण बनेगा वो NaCl बनेगा और साथ में जो जल होगा वो तो उसका तो निर्माण होगा ही होगा। तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, जिसमें एक अम्ल हो और एक क्षारक हो। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण कर दें तो उस समय हम उसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अम्ल और क्षारक जल के अंदर किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं और अम्ल और क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती हैं। तो अम्ल और क्षारकों में दोनों में ही एक समानता होती है कि दोनों ही जल के अंदर मिलकर एक आयन छोड़ते हैं, ठीक है। क्या छोड़ते हैं, आयन छोड़ते हैं। हालांकि आयन दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन ये मतलब दोनों में समानता है कि दोनों ही जब जल में डाले जाएंगे तो एक ना एक आयन ज़रूर छोड़ेंगे। तो अम्ल कौन सा आयन छोड़ते हैं, H+ आयन छोड़ते हैं, और क्षारक कौन सा आयन छोड़ते हैं, OH- आयन छोड़ते हैं। अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता इसी आयन की मात्रा के ऊपर डिसाइड की जाती है कि जितनी ज़्यादा H+ आयन की मात्रा होगी उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल, जितनी ज़्यादा OH- आयन की मात्रा होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा वो प्रबल क्षारक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, OH- आयन जो होता है वो इतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता, लेकिन ये जो H+ आयन है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। जब H+ आयन जल के अंदर घुलता है तो ये जल के ही अणु के साथ अभिक्रिया करता है और उसी के साथ जुड़ जाता है। कैसे होता है, देखो, जैसे हम एक अम्ल लेते हैं, अम्ल हम ले लेते हैं HCl। जब ये HCl आप जल में डालोगे तो ये H+ और Cl- में टूटना शुरू हो जाएगा। टूटने के साथ यहाँ पर जल में आपने इसे डाला है, तो जल में डालने के बाद ये जो HCl होगा ना, ये जो H+ होगा ये इसके साथ जाकर अभिक्रिया करना शुरू करेगा और यहाँ से एक नए आयन का निर्माण करेगा, H3O+। इसी आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। और हमेशा एक अम्ल का जो H+ आयन होता है वो प्रकृति में इसी अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अम्ल का जो H+ आयन होता है या हाइड्रोजन आयन जो होता है, इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होता है वो प्रकृति में किस अवस्था में रहता है, ठीक है, और क्यों रहता है। तो सीधी सी बात है कि H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन का जो आयन होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। अपनी क्रियाशीलता के कारण जब इसे जल में घोला जाता है तो जल में घुलने पर ये जल के ही अणु के साथ जुड़कर क्या बना देता है, H3O+ आयन बनाता है और इस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इन दोनों को जब जल में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो एक अम्ल या क्षारक को जल में जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, एक अम्ल या एक क्षारक, जब हम इन दोनों को ही जल में डालेंगे तो इस प्रोसेस यानी कि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं, तनुकरण, ठीक है। जब भी एक अम्ल या एक क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण प्रक्रिया। जैसे जैसे हम एक अम्ल को जल के अंदर डालते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती रहती है। ये बात आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। क्या होता है कि यदि आप एक अम्ल या क्षारक को जल में मिला रहे हो तो जल में मिलाने पर जो अम्ल की प्रबलता होगी या दुर्बलता होगी उस पर क्या असर होगा। तो देखो, अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर निर्भर है, इनकी मात्रा के ऊपर। और मैंने अभी आपको बताया कि जल में जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो इनकी मात्रा जो होती है वो कम होने लग जाती है। तो जब किसी की मात्रा कम होगी तो सीधी सी बात है वो दुर्बल होने लग जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम एक अम्ल या क्षारक को जल में मिलाएंगे तो उसके जो भी आयन होते हैं या तो H+ आयन होगा या OH- आयन होगा, दोनों की ही जो मात्रा होती है उसके अंदर वो कम होने लग जाती है और कम होने के कारण इनकी जो प्रबलता होती है वो भी कम होने लग जाती है, ठीक है। अम्ल या क्षारक को जल में डालने की प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं, ठीक है। अब दो तरीके के हमारे इस चीज़ के हिसाब से यानी कि जल और अम्ल के मिलने पर दो तरीके के अम्ल हमारे पास बनते हैं। एक अम्ल होता है तनु अम्ल और एक होता है सांद्र अम्ल, ठीक है। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। देखो, तनु अम्ल अभी हमने पढ़ा कि जल और अम्ल या क्षारक को आप मिलाओगे तो उस अभिक्रिया को तनुकरण बोलेंगे। तो तनु वो होते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षारक वो होते हैं जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल या क्षारक की मात्रा कम हो, ठीक है। जिसमें अम्ल या क्षारक जो होगा
वो कम मात्रा में होगा और जल कितनी मात्रा में होगा, जल इनसे ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक इस तरीके का बीकर है, इसमें इतना जल हमने ले लिया और इसमें दूसरा जो बीकर है इसमें से हम इतना सा अम्ल या क्षारक इसके अंदर डाल देंगे। तो एक ऐसा विलयन जिसके अंदर अम्ल या क्षारक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम तनु अम्ल या तनु क्षारक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर ना। तनु अम्ल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। तनु क्षारक क्या हो गया, तनु क्षारक मतलब जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा और क्षारक की मात्रा कम। इसी तरीके से जो सांद्र अम्ल या सांद्र हमारे क्षारक होते हैं, उनके अंदर अम्ल या क्षारक की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। सांद्र में अम्ल या क्षारक जो होते हैं इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो जल होता है जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी, अम्ल और क्षारक की मात्रा कम होगी, उसे तनु बोला जाएगा। जिसमें अम्ल या क्षारक की मात्रा ज़्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी, उसे हम सांद्र अम्ल या सांद्र क्षारक बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ से, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि जल के अंदर जब आप डालते हैं, मतलब जल के अंदर जब आप अम्ल को डालेंगे, मतलब ऐसे पूछा जाता है कि हमारे मतलब सही सीक्वेंस बताओ कि हम अम्ल को जल के अंदर डालें, मतलब अम्ल लिया जाए और अम्ल को किसके अंदर डालें, जल के अंदर डालें, या फिर जल को एक अम्ल के अंदर डालें। समझ रहे हो, अम्ल को जल में डाल दिया जाए, यानी कि नीचे आप जल रख लो, उसमें आप ऊपर से अम्ल डाल दो, या फिर अम्ल नीचे रख लो और जल को ऊपर से डाल दो। तो इसमें ये वाली चीज़ जो होती है ये गलत होती है। यदि आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये जो होगी ये बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, यानी कि इसमें से बहुत ही तेज़ी से ऊष्मा निकलेगी। और जिस भी बीकर ने आप जिस भी मतलब कंटेनर में आपने इसको बनाया है, ठीक है, आपने नीचे रख लिया अम्ल और ऊपर से आप डाल रहे हो इसमें जल। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो ये जो नीचे बनेगा ना, ये ब्लास्ट होके बाहर निकल सकता है, ये जो पूरा बर्तन है ये टूट सकता है और आपकी स्किन पे अगर ये गिर गया तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्किन पे डैमेज हो सकता है, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। ठीक है, हमारी जो त्वचा होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है इससे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा हम अम्ल को जल के अंदर डालेंगे और जल को जब अम्ल और जल को हम मिलाएंगे तो हमेशा क्या करते रहेंगे, उसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जैसे सब्जी चलाते हैं उसी तरीके से हम अम्ल को जल में मिलाते समय धीरे धीरे चलाएंगे। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्या है, वो कन्फ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। आपकी कन्फ्यूजन कैसे दूर करूँ, देखो, हम यहाँ से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे यार अम्ल को जल में डालते हैं या जल को अम्ल में डालते हैं। तो इसको सिंपल सी बात है, एक ट्रिक याद कर लो आप। जैसे आपने ABC पढ़ी है, ABC में कौन पहले आता है, A पहले आता है और W बाद में आता है। तो जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, और अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, A पहले आया तो अम्ल को हमने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। और ABC के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो W बाद में आएगा। तो हम ये तो कर नहीं सकते ना, ये तो गलत सीक्वेंस हो गया है ना। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर लो। ठीक है, कि अम्ल जो होता है A फॉर एसिड, एसिड का जो A होता है वो पहले आता है ABC के अकॉर्डिंग, और जो जल होता है, जल का W जो होता है वो बाद में आता है। इसलिए हम एसिड को जल में हमेशा डालेंगे। ठीक है, और साथ साथ चलाते रहेंगे, ये याद रखना है। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने जल को अम्ल में डाल दिया तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये जो विलेन बनेगा, ये फट सकता है, आपका जो बर्तन है वो टूट सकता है, आपकी स्किन के ऊपर अगर गिर गया तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो अम्ल और क्षारक का पूरा कंसेप्ट है वो खत्म होता है। अच्छा, एक लिटमस पेपर वाली ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। जैसे अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाती है, यार अम्ल नीले को लाल में करता है या क्षारक नीले को लाल में करता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बना रखी है मैंने। वो ट्रिक क्या है, आप इस ट्रिक को ऐसे यूज़ करो, ABR। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, नीले को इंग्लिश में ब्लू कहते हैं, और लाल को इंग्लिश में रेड कहते हैं। तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से याद रखना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित करेंगे। ऐसे ही क्षारकों के लिए बना रखी है BRB का मतलब क्षारकों को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। बेस का करते हैं, बेस का काम होता है
रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करना। बेस के बारे में हमने पढ़ा तो था कि ये लाल को किस में परिवर्तित करते हैं, नीले में करते हैं, तो वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, रेड टू ब्लू, बेसिस रेड टू ब्लू एंड एसिड्स ब्लू टू रेड। ठीक है, आप इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर याद करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम अम्ल को जल में डालें या जल को अम्ल में डालें, या फिर अम्ल नीले से लाल करता है या क्षारक नीले से लाल करता है। ठीक है, तो अब हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा सूचक का टॉपिक होगा पूरा। हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे और अम्ल प्राकृतिक होते हैं और एक तरीके से कृत्रिम भी होते हैं कुछ तरीके के, तो अब इनके बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। प्राकृतिक अम्ल के बारे में मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखो, प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं वो मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं, और ये जो अम्ल या क्षारक होते हैं इन्हें हम अपनी लैब में भी बना सकते हैं इजीली। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये प्राकृतिक अम्ल भी मिलते हैं हमें, जैसे जो नींबू होता है, नींबू में भी आपका अम्ल होता है, संतरे में भी अम्ल होता है, तो ये प्राकृतिक चीज़ों से भी मिल सकते हैं हमें और हम इनको लैब में भी बना सकते हैं।